ओके, कुछ बातें जिससे पहले मैं इस क्लास का आगाज़ करूं, सबसे पहले तो अपने दिमाग से आप लोगों ने ये निकाल लेना है कि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो है वो प्योरली क्या है? प्रैक्टिकल है। अब आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो नंबर्स का होता है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? नंबर्स। एक दो चीज़ों की बात कर लेते हैं। आपने FAR 1 लेवल के ऊपर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, FAR 1 लेवल के ऊपर आपने ये सीखा था कि भाई PPE को जब हम रीवैल्यू करेंगे तो हम उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड में। IFRS ना, अंग्रेजी लिखी हुई है। तो उसको भी तुमने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसकी एप्लीकेशन थी। क्योंकि उसकी एप्लीकेशन थी। ऑडिट भी कुछ ऐसा ही है। यहां पे नंबर गेम नहीं है, यहां पे उन नंबर्स को वेरीफाई करना है, पर वो किस तरीके से वेरीफाई करना है, क्या अप्रोच होगी, किससे क्या चीजें पूछनी है, सबूत कहां से और कैसे इकट्ठे करने हैं, ये तुम्हें क्या बताएगा? ऑडिट का सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आइजास। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपको तरीके की चीजें बताएंगे कि आपने इस हालात वाकयात में ये काम करना है, इस हालात वाकयात में ये काम करना है। अच्छा, वो जो हालात वाकयात हैं वो किसी कोजे में बंद नहीं हो सकते। वो आज तक पूरी दुनिया में जितने भी हालात वाकयात अक्कर हुए हैं उसकी एक समरी है जो कि चैप्टर्स में कन्वर्ट हो गई है। हमें उसी गाइडलाइन को फॉलो करके किसी भी कंपनी का क्या करना होता है? ऑडिट। और फिर उस सूरत हाल में कंपनी के शेयर होल्डर्स को बताना होता है कि भाई ये नतीजा निकला है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या हिसाब किताब सही हैं या नहीं है। तो एक तो बेवकूफ़ाना अप्रोच ये होगी कि मैं आज की क्लास में आपको बोलूँ आओ यार चैप्टर को शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको पहले दिन से ऐसे लेके चलूँगा कि जैसे आप EY में एंटर हुए, EY इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एसोसिएटेड हूँ वहाँ से, तो हम ऐसे लेके चलेंगे भाई जैसे पहली बार आप EY में एंटर हुए हैं और पहली बार अगर किसी कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे तो आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। चैप्टर्स अपनी जगह हैं, ये मैं मेक श्योर करूँगा कि आपकी स्टडी टेक्स्ट का एक एक अल्फाज कवर हो, पर वो एक एक अल्फाज में आपको रीड करवाऊँगा, बट वो ऐसे रीड करवाऊँगा, बाद में रीड करवाऊँगा जब मैं उसकी लॉजिक्स दे दूँगा। यानी मेरी क्लास में ऐसा नहीं होगा मैं बोलूँगा आओ बुक खोलो रीड करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं पूरी प्रैक्टिकल गाइड लेके चलूँगा, फिर मैं बोलूँगा देखो जो जो मैंने प्रैक्टिकल बातें बताई हैं वो यहाँ कवर हुई हुई है, यहाँ कवर हुई हुई है, यहाँ कवर हुई हुई है। आपको कुछ भी याद करने की नीड नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट कौन सा है? प्रैक्टिकल है। तो शुरू करते हैं कुछ जार्गन से। पहले ये समझ लेते हैं ऑडिट होता क्या है और ऑडिट करवाया क्यों जाता है। दो बातें सीखनी है आज की क्लास में। पहला, ऑडिट होता क्या है, ऑडिट करवाया क्यों जाता है। अब देखो, मैं बेहतर तो मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि ऑब्वियसली मेरी आर्टिकल से लेके अब तक का सफर, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑडिट, कहानियां ही कहानियां होंगी। और ये मैं तुमसे वादा करता हूं कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तुम्हें ये लगेगा पूरे कैफ का, क्योंकि उसमें है ही कहानियां। और जितने केस स्टडीज तुम्हारे पास, जितने केसेस सामने होंगे फ्रॉड के, इधर उधर के, वो तुम्हारी डेवलपमेंट करेंगे, जो तुम्हें मदद करेंगे पेपर में लिखना कैसे है। तो दो चीजें हैं, एक तो कहानियां फ्रेमवर्क होना चाहिए, दूसरा उसको लिखना आना चाहिए। दो तरीके के लोग मिलेंगे ऑडिट में, जिसको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे आते हैं और जिसको लिखना नहीं आता। यानी इफ यू नो द कॉन्सेप्ट एंड यू डोंट नो हाउ टू राइट इट, सामने वाले को समझाना कैसे अल्फाजों में, तो भी आप फेल हैं। और एक बच्चा इतना एफिशिएंट निकले कि रट्टा लगा ले, पर उसको यही नहीं पता कि रट्टा लगा तो लिया पर किस सिचुएशन में क्या लिखना है, तब भी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो यहां पे कामयाब वो बच्चा है जो सबसे पहले ये काम ये करे जिसकी लॉजिक्स अच्छी हो। लॉजिक मतलब सिनेरियो बिल्डिंग आती है उसको, कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, और जो इस सिचुएशन में जो भी करूंगा उसको लिखने का तरीका, ताकि सामने वाले को बात समझ आए। यहां तक क्लैरिटी है? तो क्या हमें बुक में से कुछ रटा लगाना है या चीजें समझनी है? समझ के अप्लाई करनी है, अप्लाई करके लिखना है। मैं आपको प्रीवियस बता दूं, मुझे खैर बताने की कोई नीड नहीं है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जिसने पेपर दे दिया, वो आपको इस बात की गवाही देगा कि आप लोगों को जो ऑनवर्ड करना है वो ये करना है कि भाई शर्माना नहीं है, आपने जो सवाल दिया लिखना है और बोलना भाई ये मैं रीड कर रहा हूं, मुझे जवाब दें इसका। हमारी कोई 2-2 घंटे की क्लासेस सिर्फ इसमें जाती थी कि मैं बच्चों के सवाल रीड करके उनको जवाब देता था कि भाई तुमने ये गलती की, इसको सही कर लो। इसका फायदा क्या होता है कि यही गलती एग्जाम में, तो या तो एक बच्चा रिकॉर्डिंग पे जाता है, रिकॉर्डिंग में वो बच्चों के सवालात सुन लेगा, और हर किसी का लिखने का तरीका क्या सेम होता है? अलग अलग होता है, पर सबका आइडिया सेम होना चाहिए।
तो आखिर तक इंशाल्लाह हम इस पोजीशन पे होंगे कि सबका आइडिया क्या होगा, सेम होगा, और लिखने का तरीका क्या होगा, पर वो तरीका ऐसा बना दूंगा कि जब आप लिखेंगे तो आपकी बात सेम कन्वे होगी। यहां तक क्लैरिटी है? तो बिस्मिल्लाह करते हैं आज की क्लास की इस चीज से कि हम पहले ये सीखेंगे ऑडिट होता क्या है और ऑडिट करवाया क्यों जाता है। क्लैरिटी है जी? स्क्रीन नहीं आ रही? अब आ गई स्क्रीन? यानी स्क्रीन आ रही है आप सबके पास? ऑनलाइन वालों क्लियर है स्क्रीन? जल्दी बता दो। हाँ जी, तो हम आगे चलें। अब्दुल हादी, अलीशा, आबिद, जल्दी से। ये इनके मैसेजेस बंद कर दिए थे ना वहां से किसी ने। अब लिखो, आ रही है? ओके जी, चलें जी, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा भाई आगे लेके, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं ऑडिट होता क्या, प्लीज सुनना, सिर्फ ऑडिट होता क्या है, करवाया क्यों जाता है, वो बात की बात है। आज बेसिक बातें करेंगे, कोई मुश्किलात का सामना नहीं होगा, सही है? ऑडिट होता क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये ऑफिशियल एग्जामिनेशन होती है किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। सिंपल कहें, हिसाब किताब को चेक करना। क्या करना? हिसाब किताब को चेक करना। ये क्या होता है? ऑडिट। आपके दिमाग में भी ये भी होना चाहिए कि भाई ऑडिट करवाया क्यों जाता है, वो दूसरी बात है। अब एक बच्चे ने अच्छा सवाल किया है कि सर लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना। मैंने इस बार वापस से अपनी बुक रीडेवलप की है, प्रिंटिंग पे चली गई है, जो भी मेरी कहानियां है बुक में आपको उसके ऊपर लिखना है। यानी एग्जाम्पल है, एक बच्चा कहता है, मुझे लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ कि सर आपकी बुक में स्टडी टेक्स्ट से ज़्यादा है। तो है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि वो बुक में से कुछ भी नहीं पूछता, वो बुक की लिखी गई इंटरप्रिटेशन से कहानियां पूछता है। तो मैंने सारी कहानियां किसमें डाल दी हैं? बुक में। तो अभी जो मेरे रियल लाइफ सिनेरियो चल रहे होते हैं, वो जो एग्जाम्पल दूंगा जो बुक में नहीं होगी, तो आपको उसको बुक के ऊपर लिखना होगा। यानी आपने जर्नल में जो करना है वो सिर्फ एक चीज करनी है, प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग। सवालात भी हैं, सब है, पूरी उसमें नोटिंग हुई हुई, आपने उसके ऊपर लिखना है। फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आप जब रिवाइज करने बैठें तो एक ही गाइड आपके पास हो। तो उसमें स्टडी टेक्स्ट भी कवर्ड है, ICAW के सवालात भी कवर्ड है, मेरे अपने डेवलप सवालात भी हैं, तो एक ही गाइड में इंशाल्लाह सब हो जाएगा। क्लैरिटी है? चलें, आज के बाद मैं आपसे पूछूं कि सर ये बताएं कि ऑडिट होता क्या, तो आप क्या बोलेंगे? हिसाब किताब को चेक करना, सीधा सीधा, बस इतनी सी बात है। अब मेन बात पे आते हैं कि ऑडिट करवाया क्यों जाता है। आए जी देखते हैं ऑडिट करवाया क्यों जाता है। बड़ी अहम बात है, प्लीज सुनिएगा, लिखना नहीं है किसी को भी, सिर्फ समझना आज की क्लास में। मैंने कहा ये कंपनी है, इस कंपनी को चाहिए लोन, तो ये किसके पास भागेगी? बैंक के पास, सही है? हमने कहा इसका बैंक बैलेंस आ रहा है लेट से 2 बिलियन का, इसकी इन्वेंट्री आ रही है लेट से 500 मिलियन की, इसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है, हम कह रहे हैं कि भाई 25 मिलियन की। ये इसकी बैलेंस शीट में जो चीजें आ रही हैं इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड बैलेंसेस। क्या कहते हैं? अच्छा, अब जरा कहानी सुनिएगा प्लीज फोकस के साथ। ये कंपनी है, किसके पास गई है? क्या मांग रही है? लोन मांग रही है। जब ये लोन मांगने गई तो सामने वाला बैंक मुझे कह रहा है, मतलब कंपनी को कह रहा है कि भाईजान मैं आपको लोन क्यों दूं, वजह क्या है, गिरवी क्या रखवाओगे? उसने बोला कंपनी के एसेट्स। क्या बोला? कंपनी के एसेट्स। उसने बोला लाओ भाई, अगर एसेट्स दिखाना चाहते हो तो बैलेंस शीट लेके आओ, क्योंकि कंपनी के एसेट्स कहां मौजूद होते हैं? P&L में तो परफॉर्मेंस होती है ना, बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं। ये कंपनी यही सारी चीजें लेके बैंक के पास पहुंच गई, बैंक मैनेजर की टेबल पे बैठी, बैंक मैनेजर को दिया, बैंक मैनेजर ने फाड़ के वापस दे दिया अकाउंट्स। बोला भाई इसका मैं क्या करूंगा यार, इस पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। बात समझिएगा, बैंक मैनेजर क्या कह रहा है कि इस पे मुझे कॉन्फिडेंस। अच्छा भाई हम पूछ रहे हैं कि यार कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? उसने कहा भाई ये ऑडिटेड नहीं है, ये बैलेंसेस ऑडिटेड नहीं है। अच्छा अभी देखो कहानी क्या चल रही है कि ऑडिट होता क्यों है। एक सिंपल जबान में अंग्रेजी बता रहा हूं, सिंपल जबान में अंग्रेजी बता रहा हूं। जब आप बुक खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ऑडिट इज कंडक्टेड टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। ये मैंने एग्जांपल में बताया। ऑडिट क्यों होता है? टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ। ये इतनी बार हम चीजें रिपीट करेंगे कि लिखने में आ जाएगा वो।
कि आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, जवाबात देने, तो लिखने में, राइटिंग में खुद ले आओगे। अगेन आपसे आज के बाद मैं पूछूं व्हाई ऑडिट इज कंडक्टेड, आप बोलेंगे टू एनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। अच्छा भाई अब एक एक करके समझते हैं। कॉन्फिडेंस मतलब एतमाद, किसका? यूजर का। अच्छा मेरी पहली एग्जांपल में जो यूजर है वो बैंक है, और भी होते हैं, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे, पर मेरी पहली एग्जांपल में जो यूजर है वो कौन है? अच्छा बैंक ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तस्लीम क्यों नहीं किया? ऑडिटेड नहीं है। तो यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि यूजर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो या एनहांस हो, ऐसा ही है। अब जरा टेक्निकलिटीज देखें क्या क्या बताता हूं आपको असल ऑडिट की। बैंक को पता है क्या मसला है? बैंक को पहला मसला यह है, क्या ये बैलेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। यानी मैं बोल लूं मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हैं जबकि शुद्ध गरीब हूं, हो ही नहीं सकता है। भाई मैं बोलूं आज मेरे बैंक में 10,000 रुपये पड़े हैं, तुम मान लोगे सही है। अगर मैं बोलूं मेरे बैंक में कोई 50 लाख रुपए पड़े हैं, तुम नहीं मानोगे ना, गरीब हूं, सुनो नहीं मानोगे। सुनो चलो 50 करोड़ रुपए कहूं तो नहीं मानोगे ना, चलो ये सही बात है। नहीं भाई ऐसा भी नहीं है यार, मतलब चलो सुनो आगे, सुनो फोकस के साथ। मसला क्या है देखो प्लीज सुनना। मसला ये है कि बैंक ये कह रहा है कि अगर मैं बैंक के पास ये अर्जी जमा करवा रहा हूं तो बैंक को ये नहीं पता कि वो जो दावा कर रही है, दावा कौन कर रही है? मैनेजमेंट, कंपनी दावा कर रही है कि मेरे पास ये बैंक बैलेंस है, और वो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। वो बोलेगा जाओ ऑडिट करवा के लाओ। अच्छा अब तुम्हें ऑडिट सिखा नहीं रहा करना, एक उसकी चीज बता रहा हूं। हमारे पास कानून के तहत पावर है, किसके पास पावर है? ऑडिटर के पास। ऑडिटर एक खत लिखेगा बैंक को, कंपनी के बैंक को, किसके बैंक को? अच्छा कंपनी के बैंक को वो खत लिखेगा और कंपनी के बैंक को ये कहेगा भाई मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूं, मुझे तुम बताओ कि इसके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। अच्छा आप कहेंगे सर आप भी तो बेवकूफ है ना, उसकी बैंक स्टेटमेंट देख लें, वो भी तो पीडीएफ बन सकती है, फेक बन सकती है नहीं बन सकती? तो आपके लिए सबसे अच्छा सबूत क्या है? डायरेक्ट बैंक से पूछ लो। अच्छा बैंक क्या पाबंद है आपको जवाब देने के लिए? यस आपके पास पावर है। किसने दी पावर? कानून ने। तो भाई जिस बैंक के पास लोन लेने गया ना ये, उस बैंक ने इसको वापस भेजा, बोला क्या करा के लाओ? ऑडिट। अच्छा ऑडिट करा के इसलिए लाओ क्योंकि वो कह रहा है कि भाई ये बैंक बैलेंस से एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये कौन मुझे श्योरिटी देगा? ऑडिटर। ऑडिटर इस कंपनी के बैंक को खत लिखेगा कि भाई तुम मुझे बताओ इसके कितने बैंक अकाउंट हैं और उसमें कितना पैसा मौजूद है। अच्छा उसका अगर रिप्लाई आया कि 2 बिलियन मौजूद हैं तो मुझे एक चीज मिलेगी जिसका नाम है एविडेंस। इस सबूत के बिना पे मैं उस बैंक को कहूंगा कि इसके पास ये पैसा मौजूद है। अच्छा तुम में से एक बंदा बैठा हुआ सोच रहा होगा इसके पास पैसा मौजूद है, लोन क्यों ले रहा है? ऐसा है ना भाई, आप कह रहे होंगे ये तो ऑपरेशंस के पैसे होंगे ना, इसको किसी प्रोजेक्ट में डालने होंगे तो मजीद पैसा चाहिए। यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है? चले आगे सुने। मैंने कहा ऐसे ही तुम लोग बोलो पागल हो गया है, पैसे हैं फिर भी मांग रहा है, तो वो उसके लिए। चलो आगे सुनिएगा। इन्वेंट्री, हाँ फोकस होके। अच्छा एक और चीज बताओ, आगे जाके तुम जब बुक खोलोगे ना उसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट की असर्शंस। वापस से रिपीट करना, मैं क्या कह रहा हूं? मैनेजमेंट की। अच्छा कोई बंदा बोलेगा यार ये असर्शन इतना मुश्किल अल्फाज है। असर्शन का मतलब है दावा। असर्शन का मतलब है, अच्छा मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल बना के बैंक को दे रही है ना तो वो दावा कर रही है कि ये बैलेंस एग्जिस्ट करता है। उस दावे को मैंने क्या करना है? चैलेंज। उस दावे को क्या करना है कि वो वाकई में एग्जिस्ट करता है। उसके लिए मैं ऑडिट करूंगा, उससे मुझे क्या मिलेगा? सबूत। जिस सबूत के बेस पे मैं कहूंगा वाकई में ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब 2-3 चीजें और। इन्वेंट्री बिल्कुल सुकून से तुम्हें सिखाऊंगा, FAR 1 भी लिंक करूंगा और जिसने FAR 2 नहीं किया वो बातें बता के भी उसको लिंक करूंगा। सुनना, IS 2 के हिसाब से मुझे लगता है, आप शायद मुझे याद दिलाइएगा, इन्वेंट्री शुड बी कैरीड एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। यह बात क्लियर है? चलें जी ओके। अब यहां पे मैंने निकाल लिए 2 मसले, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। मैंने कहा एक तो इसकी एग्जिस्टेंस का भी मसला है, दूसरा इसकी वैल्यूएशन का भी मसला है। इस बात पे एग्री करते हो? चलो एक एक करके सुनना। एग्जिस्टेंस का मसला इसलिए क्योंकि हो सकता है कि ये जो कंपनी है ये कहे कि भाई मेरे पास ये इन्वेंट्री मौजूद है जबकि असल में मौजूद ना हो, तो एग्जिस्टेंस का मसला है। ये दावा किसका है?
हम क्या करेंगे इसको, ऑडिट। क्या मिलेगा, एविडेंस। एविडेंस के बिना पे हम कहेंगे कि भाई वाकई में ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा अब प्लीज सुनना, जैसे मैं आपको कहानियां सिखा रहा हूं, ऊपर वाले में आपको बोले कोई कि सबूत कैसे इकट्ठा करोगे, आप बोलेंगे हम भेजेंगे कंफर्मेशन। हम भेजेंगे कंफर्मेशन का मतलब है खत भेजेंगे जिसमें हम बोलेंगे आप कंफर्म करें कि इसके पैसे कितने तुम्हारे पास। इसको हम क्या कहते हैं, कंफर्मेशन का प्रोसीजर। कंफर्मेशन का, मैं अल्लाह की कसम ऑडिट करना नहीं सिखा रहा, सिर्फ दुनिया में उतार रहा हूं ताकि समझ आए, मजा आए कि ऑडिट होता क्या है। दूसरा गेम, अब मुझे इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस को चेक करना है, तो मैं कहूंगा कि भाई मैं जाके पता है क्या करूंगा, काउंट करूंगा। इसको हम कहते हैं स्टॉक काउंट, बिल्कुल सही। 31 दिसंबर पे जब भी ऑडिट करवा रहा है वो, जिस पोजीशन की इन्वेंट्री है, मैं बोलूंगा भाई मैं जाके गिन लूंगा। अच्छा गिनने से क्या मुझे तसल्ली हो जाएगी कि इन्वेंट्री मौजूद है, तो क्या हम कहते हैं एग्जिस्टेंस का सबूत मिल गया। अब दो बातें, ये जो इन्वेंट्री मौजूद है आपको कितने पे दिख रही है, ये भी तो हो सकता है ना इसमें से कुछ इन्वेंट्री खराब हो जिसकी एनआरवी कॉस्ट से, तो क्या एनआरवी लॉस बुक होना चाहिए, तो क्या हम करवाएंगे, यस सर बिल्कुल करवाएंगे। तो वैल्यूएशन चेक करने का तरीका भी सिखाएं सर। आप देखते हैं कि बाद में ये इन्वेंट्री कितने की बिकी या आज तक कितने की बिकी है। लेट्स से इन्वेंट्री की लिस्ट के अंदर एक इन्वेंट्री आ रही है कोई $100 की, $200 की, और वो बिक रही है कोई $40 की, $25 की, तो क्या उसने वैल्यूएशन सही की हुई है। तो आपने ये सबूत चेक करने के लिए किया ना कि हमने चेक किया बिक कितने की रही है, तो जैसे ही आपने ये चेक किया आपको ये सबूत मिल गया कि एनआरवी उससे कम है या ज्यादा है, तो क्या आपकी वैल्यूएशन भी चेक हो गई। अच्छा आप एक बात सुनना, ये कंपनियां क्या करती थी बिफोर ऑडिट बता रहा हूं, बैंक के पास गई, बैंक को बोला 500 मिलियन की इन्वेंट्री गिरवी, जबकि उसकी असल वैल्यू 300 मिलियन थी, तो बैंक ने लोन कितने का दिया होगा, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी। अच्छा कंपनी पैसे खा के निकल गई, तो बैंक बोल रहा चलो कोई मसले वाली बात नहीं है, इन्वेंट्री बेच के खा लूंगा मैं, बेचने गया तो 300 मिलियन मिले, तो ये क्यों हुआ, ऑडिट नहीं हुआ था। तो कहने का, समझाने का मतलब यह है कि ऑडिट होता इसलिए है ताकि सामने वाला यूजर है उसको एतमाद हो जाए, उसको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये फिगर्स क्या हैं, सही हैं। यानी आप जब भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना, तो आपको सबसे पहले ये मिलेगा कि भाई बैंक के पास कोई चीज जमा हो रही है ना, तो सिंपल उसको कौन सी फिगर्स चाहिए, ऑडिटेड। ये बात क्लियर है। अच्छा मानिया कह रही है सर वापस से रिपीट करते हैं, कौन सी वाली बात। मैंने कहा कि अगर देखो यार 500 मिलियन की इन्वेंट्री दिख रही है और बैंक के पास हो गया, उसने मतलब 500 मिलियन का लोन दे दो, इन्वेंट्री तो गिरवी है ही ना तुम्हारे पास, नहीं दूं तो ये बेच के पैसे रिकवर कर लेना। जब वो ये बेच के रिकवर करने गई तो उसको कितने मिले, 300 मिलियन, जबकि मिलने 500 चाहिए थे, तो 200 मिलियन का नुकसान हो गया। 200 मिलियन का जल्दी से बताओ मेरे बच्चों नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी या प्रॉपर्ली वैल्यूड नहीं थी, प्रॉपर्ली वैल्यूड नहीं थी। तो उसकी दो असर्शंस में से एक असर्शन गलत थी, कौन सी, वैल्यूएशन। तो ऐसे एक एक करके हम जार्गन सीखेंगे, असर्शन का मतलब क्या होता है, एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर क्या होता है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। चलो अब वापस से रिपीट, एक चीज समझाओ मुझे से प्लीज खुदा के वास्ते, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ऐसे एमसीक्यूज अगर आज मैं दूं आपको और आपको बोलूं यूजर ऑडिट क्यों करवाता है, कॉन्फिडेंस एनहांस करने के लिए, ऐसा ही है। अच्छा आप उलट आते हैं, ऑडिटर की तरफ आते हैं, मेरा ऑडिटर का मकसद क्या है, नहीं अब देना वापस से थोड़ा सा यूं समझते हैं, कॉन्फिडेंस तो उसको प्रोवाइड करना है ना, कॉन्फिडेंस तो उसका एनहांस होगा। वापस से ऑडिटर का मकसद ये है, हम ये सारी बातें बुक में लिखी हुई है इसलिए बता रहा हूं, ऑडिटर का मकसद ये है, वेरी गुड, एक बच्चे ने सही जवाब दिया, अश्योरेंस देना। इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑडिट एंड अश्योरेंस। तो बात यहां से निकलती है कि ऑडिटर का मकसद क्या है, अश्योरेंस देना, एतमाद देना कि ये चीजें सही हैं, किस बिना के ऊपर, और एविडेंस इकट्ठा करने के लिए मुझे काम करना होगा जिसको हम कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोसीजर। यानी सिंपल रखें, ऑडिटर का मकसद क्या है, किस बिना पे, एविडेंस कैसे मिलेगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके, नहीं ऑडिट वाला काम करके। क्लैरिटी है। चलें जी, अब मजा आ जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया में उतार चुका हूं, तो मैं किसी भी बच्चे को यहां पे रट्टू तोता नहीं बनाना चाहता। आप सोचें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या असर्शन हो सकती है,
एग्जिस्टेंस पहले बिल्कुल सही, दूसरी वैल्यूएशन हो सकती है, कैसे? वेरी गुड। अब आप मुझे एक बात बताएं, हमने कहा भाई एग्जिस्टेंस की बात है तो सोच के बताना प्लीज, हाँ फोकस के साथ मेरे बच्चों। हम कह रहे हैं एग्जिस्टेंस, अब आपका दिमाग चलना शुरू होगा इंशाल्लाह। मुझे जल्दी से बताओ, इसकी अगर एग्जिस्टेंस चेक करनी होगी तो कंफर्मेशन भेजूं, जाके देख लूं, कहीं ना कहीं तो होगी या हवा में होगी ना। तो अगर वो कह रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी लालू खेत में है तो बाइक स्टार्ट करोगे, रिक्शा में बैठोगे, पहुंच जाओगे, वाकई में फिजिकल इंस्पेक्शन करोगे जाके। अब ऐसा तो नहीं है ना तुम बोलोगे हाँ भाई है, एग्जिस्ट करती है, बोलेगा हाँ बिल्कुल मेरे सामने, बोला छू के देख, बोल रहा छू भी रहा हूँ, सही है। नहीं, आपको खुद जाना है, आपको खुद जाके फिजिकली इंस्पेक्ट करना है, तब आपको सबूत मिलेगा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। एक बच्चे को हमने भेजा, मैं EFU जनरल का ऑडिट कर रहा था। तब कहानियां तो मैंने आपको बताया ना बहुत सारी हैं कि वी विल क्रिएट योर कहानी एज वेल। सुनना, EFU जनरल का मैं ऑडिट कर रहा था, वहां पे एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, एक नहीं 4 थी। मैंने एक बच्चे को बोला यार जाना है, बोला कहाँ जाना है सर? मैंने कहा यार हॉक्सबे की तरफ जाना है, उनका वहाँ पे एक बीच के ऊपर ना इनका एक हट बना हुआ है, वो इनका है। अच्छा, तो अब जाहिर सी बात है धूप का टाइम था, गर्मी थी, 2 बज रहे थे। तो बच्चा बोलता है कि सर मुझे एक बात बताएं, वाकई जाना है? मैंने कहा हाँ तो मतलब जाना है भाई, तुम्हें सबूत इकट्ठा करके आना है। बोला सर धूप हो रही है। मैंने कहा भाई फिर भी जाना है। अच्छा अब देखो, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की बात होती है, किसको परफॉर्म करना है, मैनेजमेंट को या ऑडिटर को? अच्छा भाई, उस बच्चे को ना जाओ क्या, 5 बजे वापस आया, सुनना वाकई ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ, 5 बजे वापस आया, कहता है कि सर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अच्छा वो भी होशियार है, इससे एड्रेस पूछ के गया था बंदे से, इसने बता दिया भाई ये यहाँ पे ये है। अच्छा मुझे 2-3 बातें और पता थी, क्योंकि मैं तो जाहिर सी बात है सीनियर मैनेजर हूँ, मुझे तो सब पता है एंटिटी का। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि वाकई में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मैंने उसको भेजा मुझे 2-3 बातें और पता थी कि उस प्रॉपर्टी पे कब्जा है, उस प्रॉपर्टी पे, तो प्रॉपर्टी इनकी है पर कब्जा है ना, नाम पे तो इनके कब्जा है, वो अलग बात है। अच्छा मैंने उसको बोला कि यार वो प्रॉपर्टी खाली थी या कोई बैठा हुआ था वहाँ पे? बोला खाली थी, वीरान थी, कोई भी नहीं था। मैंने कहा पक्की बात है? बोला हाँ पक्की बात है। मैंने कहा मेरी बात सुन, ये बता रही है मैनेजमेंट के वहाँ पे कब्जा है, तू बोल रहा खाली थी। मैंने कहा वापस जाओ तस्वीर लेके आ। फिर गया बेचारा, अगले दिन भी तस्वीर लेके आया, तो वहाँ पे मतलब बलोच लोग वगैरह बैठे हुए थे कब्जा करके। अब जैसी बात है वो केस चल रहा है, वो जब हटेंगे पर कहने का मतलब ये है कि जब एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना था उसके लिए सबूत होना चाहिए। सबूत के लिए वो पिक्चर खींच के आया, तो पिक्चर खींच के आया, वो मेरी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बना। कल को कोई मेरा रिव्यू करेगा, बोलेगा तुमने ऑडिट सही किया था या नहीं किया था, तो उसके लिए मैं सबूत दिखाऊंगा, क्योंकि सबूत के बिना पे मैं अश्योरेंस दूंगा, उसके अलावा मैं अश्योरेंस। अच्छा व्हाट इफ तुम अज्यूम करो कि ये इदारा झूठ कह रहा हो कि इसके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और वो असल में ना हो, तो मैं इसको बोलूंगा इसको अपनी किताबों से निकालो, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी। जब मैं उस किताब से उस चीज को निकाल दूंगा तो क्या अब मैं अश्योरेंस बिल्कुल सही दे रहा हूंगा? अच्छा जी, अब मानिया का एक सवाल है, बड़े अच्छे सवाल जवाब आते हैं यहाँ पे। सर अगर कोई किसी और की प्रॉपर्टी दिखा के बोले, भाई एक बात है, अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ कंधे पे हाथ डाल के मैं बोलूँ कि HRSG का ऑफिस मेरा, मान लोगे? नहीं, आप बोलेंगे सर इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं, उसमें जगह, स्क्वायर फीट, नाम, टाइटल सब आ रहा होता है, तो क्या हम उस एविडेंस के बगैर मान जाएंगे? अब एग्जाम्पल है, डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, तो भाई डॉक्यूमेंटेशन में नक्शा भी बना हुआ होता है। मतलब अभी मैं थोड़ा सा जब पैसे कमाना शुरू हुआ ना, तो मैंने एक घर बुक कराया छोटा सा, सही है, तो जब छोटा सा घर बुक कराया ना, तो मुझे पता लगा यार नक्शा बना के देते हैं वो लोग बिल्कुल। हाँ देखो सारे अमीर बैठे हैं, यस सर बिल्कुल, मुझे को पहली बार पता लगा, तभी मैं अमेजिंग बात कर रहा हूँ कि मुझे को अच्छा लग रहा था। सुने, अब सुनिएगा, जब मैंने घर बुक कराया ना, तो उसने मुझे पूरा नक्शा बना के दिया। उसने बोला ये आपका बेडरूम होगा, सही है, ये आपका डाइनिंग रूम है, ये, अब ज़्यादा बताऊंगा तो बोलोगे पता नहीं कहाँ घर ले लिया, सही है। खैर कहने का मतलब ये है कि भाई उसने बोला कि भाई ये आपका टेरेस है, यहाँ पे आप जिम विम सब बना सकते हैं, जो सारी चीज़ें हैं ना। अब ऐसी बातें कमाने तो लगाना पड़ेगा, सुनो। खैर अब उसने ये सारी चीज़ें बताई। अच्छा मुझे एक चीज़ वहाँ से सीखने को मिली, क्योंकि ऑडिटर हूँ तो ऑब्जर्व तो करूँगा चीज़ें। भाई नक्शा, स्क्वायर फीट, नाम, पूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो मतलब वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। वो पूरे लीज के कागज़ होते हैं जिसमें रजिस्ट्री होती है आपके नाम पे, तो आप ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो। तो खैर पूरी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि जो मान्या ने सवाल किया कि सर आप किसी और की प्रॉपर्टी भी तो दिखा सकते हैं, तो देख के मानना है या इंस्पेक्ट करके मानना है? इंस्पेक्ट क्या करना है? डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा अब एक बड़ी बात है, एक जर्नल का पेज फाड़ा, उस पर लिख के देते ये प्रॉपर्टी मेरी है, स्क्वायर फीट, मान जाओगे?
या लीगल डॉक्यूमेंट होगा, जिसको हम स्टैम्प पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पे साइन होंगे, दस्तखत होंगे, वो रजिस्ट्री से रजिस्टर हुआ होगा, तो सारे सबूत होते हैं। ऑल्टरनेटिव फाइल्स क्या मतलब? अच्छा नहीं, सही देखो, आप फिर रजिस्ट्री में जाके भी तो कंफर्म कर सकते हैं ना। देखो डिपेंड करता है कि आपको सबूत किस नौयत का मिल रहा है। यानी आपको एक तो आप जब अभी मैं आगे सिखाऊंगा आपको जाके आगे कि आप रिस्क असेसमेंट करते हैं कि अगर क्लाइंट आपको ओरिजिनल फॉर्म में देना है, उस पर सील लगी हुई, तो फील होता है कि भाई कॉपी है या ओरिजिनल है। कॉपी या ओरिजिनल के अंदर ना वो आपको एक लेयर दिख रही होती है पूरी, तो आप जितना ऑडिट करते हैं आपको समझ आ रहा होता है कि कॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो आपको पता लग जाता है। तो आप रजिस्ट्री से मालूम भी कर सकते हैं जाके, वो भी पावर है आपके पास। अगेन डिपेंड करता है कि आपको शक किस नौयत का है। अगर आपको लगता है कि भाई इसने टोपी ड्रामे किए हुए होंगे, बाकी किसी एविडेंस में भी टोपी ड्रामे हुए हैं, तो फिर आपकी विजिलेंस क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो फिर वो आप 2-3 एविडेंस से उसको कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। क्लियर है? इसका एक और तरीका भी होता है, सुनो एग्जाम्पल है। मैंने कहा भाई तूने प्रॉपर्टी खरीदी है, कभी तो खरीदी होगी। उसने बोला हाँ। मैंने कहा भाई बैंक स्टेटमेंट से दिखा दे पैसे जाते हुए। गए होंगे नहीं गए होंगे? क्योंकि टैक्सेशन में तो आपको पता है ना कि हर चीज़ का एविडेंस होना चाहिए कुछ भी क्लेम करने के लिए कि प्रॉपर्टी आपकी है। तो मैंने कहा भाई सही है भाई, अब तुम्हारे कॉरेस्पॉन्डिंग बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो तुम ये कह दो कि तुमने किस अकाउंट में भेजा। जिस अकाउंट में भेजा उसका नाम आ रहा होगा, वो प्रॉपर्टी ओनर होगा, तो तुम्हें वहाँ से भी वैलिड हो जाएगा कि दूसरा सबूत है। प्राइमरी सबूत क्या है? वो डॉक्यूमेंट्स। तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आ रहा, तुम बोलो भाई जिस बैंक स्टेटमेंट से पैसे गए थे ना वो दिखा दे, तो तुम्हारा एविडेंस और अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? तो वो 2-3 तरीके वो आगे सीखेंगे कि 10 तरीकों से आप एविडेंस ले सकते हैं। क्लैरिटी है? ओके सर, यूएस गैप के लिए अलग ऑडिट स्टैंडर्ड्स होते हैं? नहीं भाई, यूएस गैप तो भाईजान एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। यूएस गैप क्या है? आईएफआरएस स्टैंडर्ड है। वो तो अकाउंटिंग के लिए ना। ऑडिटिंग क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन। इसके पीछे जो इंटरनेशनल लगा हुआ है वो इसलिए लगा हुआ है कि सब यही फॉलो करते हैं। आप यहाँ पे ऑडिट करें, युगांडा में बैठ के करें, आपको स्टैंडर्ड कौन सा फॉलो करना है? ये वाला। पर अभी भी हमने कोई थ्योरेटिकल बात की या प्रैक्टिकल बातें की हैं, उसमें 2-3 जार्गन सीखे। जल्दी बताओ, एश्योरेंस का मतलब क्या है? एतमाद। एश्योरेंस का मतलब क्या है? अच्छा जल्दी बताना, कौन देता है, कौन लेता है? यूजर। वेरी गुड। जब यूजर ये एश्योरेंस ले लेगा तो उसको क्या मिलेगा? वेरी गुड यार, कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू प्रोवाइड एश्योरेंस सो दैट द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर इज इनहांस। पहले बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? तो हमने बेसिक बात कर ली। अच्छा घूम के वापस टॉपिक पे आते हैं। तो इसकी 25 मिलियन की एक तो एग्जिस्टेंस का मसला है, दूसरा वैल्यूएशन का मसला है। अच्छा वैल्यूएशन आप क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर रख सकते हैं? मना है? अच्छा एंटिटी के लिए सबसे बेहतरीन बात पता है क्या? प्लीज सुनना, सबसे आसान। वो यहां पे 2 नंबर ही करे, बोले मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, तो आपको तो ये भी पता है भाईजान कि इसका फेयर वैल्यू का गेन कहां जाता है? पीएनएल में। आप जितनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पीएनएल में गया, अच्छा पीएनएल में गया तो आपकी ईपीएस, तो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट, तो लोग बोलेंगे वाह भाई बेहतरीन कंपनी है, इसमें पैसे डालो। अगर लिस्टेड कंपनी है सब क्या बोलेंगे? पैसे इसी में डालो क्योंकि इसके प्रॉफिट्स। पर मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या वो प्रॉफिट जेन्युइन प्रॉफिट है या फेक है? फेक। अगर हाँ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो दूर की बात है, पर मैं कह रहा हूं वो अनरियलाइज्ड भी होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कब? जब आप उसकी फेयर वैल्यू को सही से वेरीफाई कर लें। अब आपका सवाल मुझसे ही होना चाहिए कि सर फेयर वैल्यू वेरीफाई कैसे होती है? फेयर वैल्यू वेरीफाई आप, हाँ वेरी गुड। अब एक सिंपल प्रोसीजर की बात कर लेते हैं ना, सिंपल प्रोसीजर की बात करते हैं। प्लीज सुनना, सिंपल प्रोसीजर का मतलब ये है कि मैं जाऊंगा मार्केट में, फोकस होकर सुनो, मैं जाऊंगा मार्केट में, मैं ब्रोकर को बोलूंगा ये प्रॉपर्टी कितने की मिलेगी, वो आपको एक आइडिया देगा, हाँ या नहीं? तो क्या वो इंटरनल एविडेंस है या एक्सटर्नल है? सबूत पप्पू है। अच्छा अब आगे सुनना प्लीज, फोकस हो गया। मैनेजमेंट क्या कह रही है? अच्छा ये इंटरेस्टिंग कहानी है इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको लॉजिक तो समझ आए कि ऑडिट क्यों हो रहा है, वजह क्या है? वजह क्या है? असर्शंस को वेरीफाई करना है। एक एक करके सुने। मैनेजमेंट कह रही है भाई आपका ब्रोकर जो भी कह रहा है वो उसकी मर्जी है, हमें इतने पैसे मिल रहे हैं। दूसरा सवाल क्या होगा पता है मेरा? इतने पैसे मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं? जरा उसकी बातचीत तो दिखाओ, कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई होगी, वो दिखाओगे। नहीं मिलेगा तो मतलब उसकी वैल्यू गलत है। तो क्या जो उसने फेयर वैल्यू गेन बुक किया है, क्या मैं उसको करने दूं या बोलूं रिवर्स करो? अच्छा रिवर्स करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पीएनएल भी
कम हो जाएगा। तो क्या अब मैं अश्योरेंस देने के काबिल हूं? तो इससे फिर अगेन कहता हूं यूजर का कॉन्फिडेंस क्या होगा? इनहांस हो जाएगा। पहले बताओ ऑडिट होता क्यों है, ये पूरी कहानी समझ आती है? टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स। अब एक और सवाल, सर ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज किया हो जबकि वो पीपी हो, मतलब रिकॉग्निशन की गलती हो, ये भी हो सकता है। एग्जाम्पल है। अब इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या, जरा बात समझना। बिल्कुल सही कहा, क्लासिफिकेशन का मसला। किसका मसला है? अच्छा वो लिखी नहीं है यहाँ पे, पर वो भी एक असर्शन होती है, वो भी एक मैनेजमेंट का दावा होता है कि जो मैंने क्लासिफाई किया वो बिल्कुल सही है। और बहुत अच्छा सवाल पूछा इसने। अब आगे सुनना, आगे सुनना फोकस के साथ। इसको वेरीफाई, अच्छा पहले तो ये सोचो, वेरीफाई करने से पहले ये सोचो एक चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कब आती है? या तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हो, मतलब आइडल हो, या तो रेंटल के लिए हो। अब दो तीन बातें। अब मुझे अगर क्लासिफिकेशन चेक करनी है ना, मैं जिससे पूछूंगा वो बताए। ऑनलाइन वाले बता सकते हैं, सिर्फ दिमाग चलाना है और कुछ भी नहीं है। ऑडिट इज वेरी कॉमन सेंस। फोकस होकर सुनना। आप बताएं अगर मुझे क्लासिफिकेशन देखनी है, गलत ही बताओ क्योंकि मैंने तुम्हें ऑडिट सिखाया ही नहीं है, पर मैं कह रहा हूं जब ऑडिट की थीम बता चुका ना, तुम इस काबिल बन चुके हो अभी भी कि तुम बता सकते हो। सोच के बताना। मुझे ये चेक करना है कि वाकई में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सही क्लासिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं क्या काम करूं? नहीं, गलत 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 गलत, ये डायरेक्शन नहीं है। वेरी गुड, पहला 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 सही जवाब। क्या कोई रेंटल इनकम दिख रही है या नहीं दिख रही? प्लीज सुनना, क्या कोई रेंटल इनकम दिख रही है? अब सुनना। अब देखो एक बच्चा पेपर में ये लिख के आएगा ना, वी विल चेक द कंडीशन, वो आपको मार्क्स नहीं देगा। मैं लॉजिक सोचने का तरीका सिखा रहा हूं ना भाई। वी विल चेक द कंडीशन की बात नहीं है। आप वो बोलोगे चेक तो करोगे, कंडीशन चेक कैसे करोगे वो लिखना है। ये सबूत इकट्ठा करने का तरीका है, तभी तो हम क्या कर रहे हैं ऑडिट। अब सुनना, चेक करने का तरीका क्या है? आपने पूरे पीएनएल के अंदर ये देखना है कोई रेंटल इनकम आ रही है। आप उसको बोलेंगे अच्छा आप टेनेंसी एग्रीमेंट दिखा दें। कोई टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ है तो पैसे आ रहे होंगे, रेंटल इनकम होगी, आपको सबूत मिल गया। क्या वो कंडीशन पूरी कर रहा है? क्या वो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसमें होना चाहिए? अब क्यों कह रहे होना चाहिए? आप बोले सबूत मिल गया। अब वो सबूत, वो कंडीशन। अब देखो दो अलग बातें हैं। एक बच्चा लिख के आता है पेपर में मुझे सबूत, मुझे अब ये ऐसे होते हैं बेवकूफ बच्चे, बोलेंगे वी विल चेक द कंडीशन। भाई क्या चेक करेगा उसमें, ये तो लिख वी विल चेक द कंडीशन। आप क्या बोलोगे? हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या उसका रेंटल आ रहा है बाय इंस्पेक्टिंग रेंटल एग्रीमेंट्स। ये पूरा जवाब हुआ। इसके नंबर हैं पेपर में, ये क्लियर है? दूसरी चीज ये अब देखो, ये जैसे उर्दू में कहा ना इसने, ऑफिस वगैरह वाले नहीं बैठे हुए, बिल्कुल सही कह रहा है। प्लीज सुनना, बिल्कुल सही कह रहा है। उसके लिए तरीका ये है, वो आपको कहेगा भाई रेंटल एग्रीमेंट नहीं है, निकलो यहां से। मैंने कहा फिर क्या आइडल है? बोला हाँ आइडल है। हम चले चलो दिखा दे यार आइडल है। तो वहां पे गए, कंप्यूटर पे लोग लगे हुए, हेड ऑफिस बना हुआ है। तो भाई ये बोलो कहाँ से आ गए? बोलो अभी सुबह सुबह आए होंगे, पता नहीं कैसे आ गए। तो कहने का मतलब ये है भाई कि अगर अचानक से आ गए तो वो कैसे आ गए? तो पहले बताओ कंडीशन वेरीफाई करने का तरीका समझ आया? देखो मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपकी अकाउंटिंग गेम अच्छी है ना, ऑडिट बड़ा आसान है। तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वेरीफाई कैसा करना है, हम उसकी एक शीट बना देंगे। पेपर के वक्त से वो रिवाइज करके जाओ। यानी हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठाएंगे, हम बोलेंगे भाई इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या ही है, वो लिख लेंगे। हम पहले लॉजिकली समझेंगे, आपसे पूछेंगे, और जो रह जाएगा वो मैं बताऊंगा। पहले बताओ ओके? ये क्या? ओके जी, गुड। यहां तक कोई सवाल? पक्की बात है? चलें जी, ओके। ये तो हो गई थी पहली एग्जांपल। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जांपल पे। अगेन पहली एग्जांपल में यूजर कौन था बच्चों? बैंक था। अब आते हैं हम दूसरी एग्जांपल पे, शेयर होल्डर। अच्छा ये थोड़ी कहानी अलग है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, ये सब का सब बुक में लिखा हुआ है, हमें सिर्फ फोकस होकर समझना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहां तक कोई अंग्रेजी, कोई एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस, इन चीजों का मतलब समझ आ रहा है? वेरी गुड, आगे सुना। अब हमारी दूसरी एग्जाम्पल में यूजर आ गया शेयर होल्डर। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। शेयर होल्डर की दो एग्जाम्पल्स होंगी, एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, दूसरा प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है जिसने अभी तक कंपनी में इन्वेस्ट, पर हाँ वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के ये डिसाइड करेगा कि मुझे इस कंपनी में पैसे डालने या नहीं डालने। इसकी मैं थोड़ी सी अंग्रेजी बताता हूं। वो कहता है ये है, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर विल बी इंपैक्टेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
ज़्यादा हो गया ना, वापस स्लो 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 स्लो। इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। इकोनॉमिक डिसीजन क्या होता है? इन्वेस्ट करना या नहीं करना इसका फैसला। इकोनॉमिक क्यों कह रहा हूं मैं? पैसा लगा रहा है ना वो। तो इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर वेदर टू इन्वेस्ट और विल बी इंपैक्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ। अब इसको तमीज से समझ लेते हैं। उसका फैसला इस बात पे मुश्तमिल होगा कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ रहा है। अगर चीज हाई फाई दिख रही होगी जबकि नहीं हो तो वो इन्वेस्ट कर देगा, और पैसे किसके डूबेंगे? शेयर होल्डर के। अच्छा, इसकी कहानी भी बताता हूँ। एक बच्चा जो होगा ना बोलेगा पैसे कैसे डूबेंगे, अभी तो लगाए, अभी सिखाता हूँ एक एक करके, सब सुनना। दूसरा मसला ये है कि भाई अगर वो पैसे लगा रहा है, जिसने लगाए हुए पैसे, तो उसको पता होना चाहिए कंपनी की हालत, ताकि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, बहुत फोकस होकर सुनिएगा। ये भाई हमारे शेयर होल्डर हैं, इन्होंने ए बी सी 3 कंपनियों में पैसे डाले हुए हैं। अच्छा, आप पहले ARTD से शुरू करते हैं। ARTD इज़ नॉट अ कंपनी बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बट यहाँ पे सोचो कि जो भी इन्वेस्टर, जैसे सर अहमद है यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या वो, तुम लोग मुझे बताना, क्या वो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं? क्या वो फीस कलेक्ट करते हैं? क्या मैं फीस कलेक्ट करता हूँ या उसके लिए मैनेजमेंट है? अब ये बात ना बड़ी अहम है तुम लोगों के लिए समझने के लिए, क्योंकि आज हम एक बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, इन सबको समझेंगे अभी की आज की क्लास में, ताकि आपको ऑडिट का क्रक्स समझ आए। सुनना, हमने पैसे डाल दिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी, ये इक्विपमेंट खरीद लिए, लैपटॉप्स, आईपैड्स, माइक, सब हमने पैसे डाल दिए। अच्छा, अब इस एसेट्स की सेफ गार्डिंग की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, मैनेजमेंट की है। हमने नीचे क्या लगा दिए? लोग लगा दिए जो पैसे भी कलेक्ट करेंगे। अच्छा, पैसे कलेक्ट करेंगे, अब एक एक करके सुनना तुम लोगों ने। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा यार कि जहां कंफ्यूजन हो दिल खोल के पूछो। ये ऑडिट का सब्जेक्ट इतना मजेदार है। और अगेन, जो ऑनलाइन गया इसमें, तुम किसी से भी पूछ लो पाकिस्तान में, CS4 पर लिख के देख लेना, वो समझ आएगी उसको कि वो फेलियर का नतीजा है। फिजिकल या लाइव इसमें मैंडेटरी है, उसका कोई नैमुल बदल नहीं है ऑडिट में, क्योंकि जितना इंटरेक्शन, जितने सवाल, जितनी प्रैक्टिस होगी ना, वो गेम अलग है। अभी तो रिस्क असेसमेंट होगी कि इदारे में जाएंगे क्या मसले हो सकते हैं, वैसे ही पता लग जाएंगे, तो वो सिखाऊंगा सब। तो उसके लिए यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट, इसी जज्बे के साथ। अब आगे सुनो, हुआ क्या, हमने सारी सिस्टम लगा दिया। मुझे कैसे पता लगेगा कि ऑडिट में कितना बच्चा आया? उसकी क्या होनी चाहिए? रिकॉर्डिंग। उसकी क्या होनी चाहिए? अच्छा, रिकॉर्डिंग, ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं, रिसीट्स की रिकॉर्डिंग। पैसा आया, बैंक डेबिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑडिट, बैंक डेबिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑडिट। एक और बार बोलो, ज्यादा बोलना चाहिए, इसमें आना ज्यादा होना चाहिए। बैंक डेबिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑडिट, क्रेडिट। मैं अपने लिए कह रहा हूँ ना, बैंक डेबिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑडिट, क्रेडिट। सही है, अपने लिए कह रहा था मैं, इसलिए मतलब ज्यादा फोकस कर लेते हैं। चलो सुनो, चलो एक और, बैंक डेबिट, MFA, रेवेन्यू, क्रेडिट। सही है, ये भी कर लेते हैं। अच्छा, ये नहीं हुआ भाई, इक्वल है। चलो आगे सुनो, ये दोनों बातें हो गई। सुनो, अच्छा, जब ये एंट्रीज बन रही हैं, प्लीज सुनना फोकस के साथ। जब ये एंट्रीज बन रही हैं तो एक जगह जाके गिर रही हैं, जिसको हम कहते हैं P&L। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ना मैं इतना वेला हूं, ना सर अहमद इतने वेले हैं कि जाके एक एक एंट्री को वेरीफाई करेंगे। लॉजिकल बात है, हम इन्वेस्टर्स हैं। हम कौन हैं? इन्वेस्टर्स हैं। शेयर होल्डर भी इन्वेस्टर होता है भाई, सीधी सी बात है। उसको इतनी लंबी पंचायत में नहीं है ना कि वो बैठ के फाइनेंस में बैठा बच्चा भाई एंट्री देखा क्या हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे काम कौन करता है? मैनेजमेंट करती है। पहले बताओ, यहां तक साथ हैं? गुड, ओके। अब इस मैनेजमेंट के कारनामे सही हैं या नहीं है, इसके लिए बिठाया जाता है CFO। सुनते हो ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो CFO लगाया जाता है। अच्छा, CFO को ये पावर दी जाती है, प्लीज फोकस होकर सुनना, CFO को ये पावर दी जाती है कि भाईजान जो पैसे आ रहे हैं उसका हिसाब किताब तुम रखना, जो पैसे जा रहे हैं वो तुम्हारी अप्रूवल के बगैर नहीं जाने। यानी अगर फॉर एग्जांपल आज मैं बोलूं कि भाई मुझे यहाँ पे 2 और AC लगवाने हैं, तो कहने का मतलब यह है कि उसकी पूरी अप्रूवल होनी चाहिए। अब कल को कोई PM बोले मुझे 2 AC चाहिए, मैं सोता हूँ इस रूम में, क्या लगेंगे? नहीं। उसके लिए क्या होगा? अप्रूवल। किसका? CFO का। अच्छा, यानी पैसे की लेन देन और जितने एसेट्स लग रहे हैं, जितने अखराजात हो रहे हैं, उस सब की जिम्मेदारी शेयर होल्डर की है, मैनेजमेंट की है। और मैनेजमेंट भी डिफरेंट लोगों की पावर्स हैं। अच्छा, एक CFO बिठा दिया, प्लीज सुनना। अब CFO भी तो मैनेजमेंट का ही पार्ट है ना। उसके ऊपर बिठा दिए डायरेक्टर, उसके ऊपर बिठा दिए। अच्छा, प्लीज फोकस होकर सुनना, अभी कहानी से कहानी निकलेगी। उसके ऊपर जो डायरेक्टर बिठाया वो शेयर होल्डर के अपने ट्रस्टेड बंदे होते हैं।
शेयर होल्डर के अपने ट्रस्टेड बंदे होते हैं। मैं ट्रस्टेड बंदे क्यों कह रहा हूँ? इलेक्टेड होते हैं ना, वो तो इलेक्टेड होते हैं भाई लॉ के तहत। अच्छा वो इलेक्ट होके आते हैं। सुनना, शेयर होल्डर अब मैनेजमेंट को नहीं जानते, किसको जानते हैं? अब सुनना, जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, उसके ऊपर लाजिम है कि वो हर 3 महीने में डायरेक्टर्स के सामने अकाउंट्स पेश करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये लाजिम है कि वो हर 3 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के किसको प्रेजेंट करेंगे? डायरेक्टर्स को प्रेजेंट करेंगे। पहले बताओ यहां तक की कहानी में कोई कंफ्यूजन? कहानी समझ आ रही है? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ऑडिटर कब आएगा भाई, अभी आता है, 2 मिनट दें प्लीज। सुनना, डायरेक्ट अब 2-3 लेयर हो गई। शेयर होल्डर कौन है? इन्वेस्टर। रोजमर्रा के हिसाब किताब कौन देख रहा है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऊपर कौन? सीएफओ। सीएफओ के ऊपर कौन? किसने बैठाए? शेयर होल्डर। अब प्लीज सुनना फोकस के साथ। शेयर होल्डर ये कहता है डायरेक्टर्स को, मेरे पास अकाउंट्स लेके अपना मुंह मत लेके आना जब तक वो ऑडिट नहीं हो जाए। नहीं समझे? सुने वापस। शेयर होल्डर कह रहा है डायरेक्टर्स को कि तुम मेरे ट्रस्टेड पर्सन हो, मान लिया, तुम पूरा साल बैठ के एक एक एंट्री को वेरीफाई नहीं करते, तुमसे सवालात करते हो सीएफओ और मैनेजमेंट से कि भाईजान ये खर्चा क्यों हो गया, इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने तो अप्रूव ही नहीं किया था, क्योंकि खर्चे पे किससे अप्रूव किए जाते हैं? डायरेक्टर्स से। सुनना, शेयर होल्डर डायरेक्टर को ये कह रहा है भाईजान मेरे पास अपनी शक्ल लेके तब आना जब ये अकाउंट्स क्या हो? पहली चीज उसने कहा ऑडिटेड हो, और ऑडिटेड से पहले डायरेक्टर साहब आप इस पे दस्तखत करेंगे कि आपने इसको ओन किया, आपने इसको ओन किया। अच्छा डायरेक्टर कह रहा भाई मैं तो बात ही नहीं समझा, ये क्या हो गया? एक तो आपने मुझे बिठाया और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल तू बिठाया तो फ्री में नहीं बिठाया, फीस लेता है तू। शेयर होल्डर क्या कह रहा है उसको? फीस लेते हो आप। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जब ऑडिट करवाएंगे, प्लीज सुनना। अच्छा मानिया कह रही है ओन का मतलब है कि उसको तस्लीम करे कि वाकई में मैं इस अकाउंट्स को ओन करता हूं, उसको एक्सेप्ट करता हूं कि ये सही है। वापस सुनना। अच्छा मैनेजमेंट ने अज्यूम करो 6 महीने क्या पूरा साल काम किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक शेप में आए होंगे, हाँ या नहीं? सीएफओ पूरा साल बैठा होगा। अच्छा आप एक करके बात सुनो, सीएफओ को तो टारगेट दिए गए होंगे ना कि प्रॉफिट इतना होना चाहिए, कोई घपला नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर लेट से किसी भी XYZ वजह से कोई नुकसान हो गया, डायरेक्टर किसको जलील करेंगे? फोकस होकर सुनना, ये पूरी कहानी है। डायरेक्टर किसको जलील करेगा? अच्छा अगर सीएफओ ने बोला भाई अब हो गया तो हो गया, शेयर होल्डर किसको चिपकाएंगे? ये पूरी चेन जलालत की चलेगी। अच्छा इस चीज से बचने के लिए हमें एक बंदा लगाना पड़ेगा जिसका नाम होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अब मैंने एक अल्फाज जो है इंडिपेंडेंट। अच्छा बात समझे, मैनेजमेंट और सीएफओ जो है ना वो तो कंपनी का ही पार्ट है। कल को कोई भंड होगा वो छुपाने की कोशिश करेंगे। अब एग्जांपल देता हूं, जल्दी नमाज का ब्रेक तो मेरे ख्याल से टाइम है ना, हमारे पास टाइम है ना, मैं 7:15 पे ऑफ कर लूंगा, 15 मिनट दे दो, अनलेस के मौलाना के साथ नहीं पढ़ते तुम, खाली बस 15 मिनट की बात है। सुनो इधर फोकस के साथ वापस से। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल है तुम किसी बैंक का ऑडिट कर रहे हो, किसी बैंक में पैसे गायब हो गए। अब पैसे गायब हो गए तो एंट्री क्या बननी चाहिए? बैंक क्रेडिट, लॉस डेबिट। या सेफ में पैसे पड़े हुए थे कंपनी में, चोरी हो गए, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? जल्दी बताओ। तो क्या वो गए? अच्छा क्या करूं, बैंक में रखे रहूं या क्रेडिट करूं? अच्छा डेबिट क्या कर दूं? लॉस होना चाहिए। सीएफओ ये छुपा के क्यों बैठा हुआ होगा? भाई जलील होगा, सीधी सी बात है, बोलेगा तेरे को सीएफओ क्यों बनाया जाता है, ऐसा कोई काम ही नहीं होता। अब कल को यहाँ पे अल्लाह ना करे 2 बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पैसे गायब हों, सही है ना, तो मैं तो मतलब जलील करूंगा उसको, बोलूंगा भाई क्या मतलब, एक तो तुमने देखा ना जाते हुए भी डंडी चिपका के जाते हैं यूं रख के, ये कंट्रोल है इनके, ताला लगा के, ताला भी ऐसा यूं खींच के कोई खोल ले, सही है, ये कंट्रोल है। बगैर हमारा इसका दूसरा कंट्रोल ये, जैसा पैसा आता है बैंक में डाल दो, यहाँ पे कैश रखने की नीड नहीं। पता है तुम कोई मुआहदा बना के बैठे हो सारे, यहाँ पे खुल जाता है। चलो आगे सुनो, अब आगे सुनना फोकस के साथ ना, मतलब बात से बात निकालते हैं। खैर समझने का मतलब ये कि वो छुपा के बैठा होगा। अच्छा अब बात समझना, सीएफओ ने जब डायरेक्टर्स को नहीं बताया तो डायरेक्टर्स तो ऑडिट तो नहीं कर रहे ना। सीएफओ डायरेक्टर को ये कहेगा कि भाई ये मैंने अकाउंट्स देख लिए, पहले सीएफओ दस्तखत करेगा, डायरेक्टर दस्तखत करेंगे। डायरेक्टर से ये देखते हैं कि भाई मैंने जो बजट अप्रूव किया था उसके अंडर खर्चे हुए या नहीं हुए। बस ये बात किसके पास चली जाएगी? शेयर होल्डर के पास। शेयर होल्डर बोलेगा भाईजान आप सब साइड में, मुझे एक ऑडिटर लगा के दो जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या देगा? अश्योरेंस। क्या देगा? जिससे क्या होगा?
कॉन्फिडेंस किसका? यूजर। यूजर कौन है? पैसा किसका लगा हुआ है? भाई ये बात है, ये बात है। अब मेरा जो असिस्टेंट जो सॉल है उसको हमने यहाँ पे ऑडिटर बनाया हुआ है। मैं उसको कहता हूँ अच्छा अब मेरा ऑडिट करने का तरीका है, सुनना, ऑडिट करने का तरीका क्या सॉलेगा। मैंने उसको एक तरीका सिखाया, मैंने बोला एक काम कर, ग्रुप में जितने बच्चे हैं ना, एक्सेल यूज कर, वी लुकअप लगा जितनी आईडी इशू हुई हुई है। अगर आईडी ज़्यादा इशू हुई हुई है, ग्रुप में बच्चे कम है तो मतलब पैसे कम आए हुए, रिसीट से मैच कर, शॉर्ट फॉल है उसको जाके दे भाई ये कहाँ है बच्चे, वो सर भूल गए थे रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड हो जाएंगे ना, खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल गई इससे? अश्योरेंस। क्या मिल गई? कॉन्फिडेंस। अच्छा अगर ये मैच नहीं होता तो मेरा कॉन्फिडेंस, ये लोग भी सारे बाहर होते। सही है, कहने का मतलब ये है। तो समझाने का मतलब ये है, समझने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरी दूसरी एग्जांपल में यूजर कौन है? शेयर होल्डर। अच्छा अब मैंने जो यहाँ पे बात की थी ना कि शेयर होल्डर कह रहा है कि मुझे इस ऐसे बंदे से ऑडिट करवा के दो जो कि कौन है? इंडिपेंडेंट। अब जरा बात समझिएगा, इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए समझें। अगर मेरी बेगम, अगर क्या है मेरी बेगम, अगर हटा देता हूँ, मेरी बेगम अज्यूम करें कि किसी कंपनी की सीएफओ है और मैं ही उसी कंपनी का ऑडिट करने चला गया, तो आप समझे मैं घर पे कुछ नहीं बोल सकता, तो वहाँ पे तो मेरा बाप भी नहीं बोल सकता। अब आप समझें बात को। तो कहने का मतलब ये है कि क्या मैं इंडिपेंडेंट हूँ? इसको कहते हैं बायस होना। इसको क्या कहते हैं? आपने अपने पर्सनल मफाद के लिए कि भाई बेगम बिला वजह जलालत का शिकार हो जाएंगी, ऊपर से डांट पड़ेगी, आप बोलेंगे चोरी हुए कोई मसला नहीं है, बाप के पैसे उड़ाओ, कोई मसला नहीं है, हम अश्योरेंस दे रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। दूसरा गेम भी बताता हूँ, इंडिपेंडेंट, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। दूसरी एग्जांपल, आपने कंपनी के कोई 20% शेयर्स खरीदे हैं, यानी आप भी खुद शेयर होल्डर हैं, आप भी खुद और आप भी ऑडिटर हैं। सुनना, अच्छा मैं कोई कंट्रोलिंग मालिक नहीं हूँ, ज़्यादा शेयर्स नहीं है मेरे, 20% है, पर मुझे एक बात पता है, अगर मैंने गलती निकाली, फोकस होकर सुनना, अगर मैंने गलती निकाली तो प्रॉफिट हो जाएगा नीचे, मार्केट में न्यूज़ जाएगी ये कंपनी ठुक गई, मार्केट में इसकी डिमांड, तो शेयर प्राइस, क्या मैं कभी चाहूँगा? क्यों नहीं चाहूँगा? अच्छा उल्टा मैं बता, सुनना मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यार इसका अच्छे से अच्छा प्रॉफिट आना चाहिए, प्राइस ऊपर, और मुझे तो पूरी मार्केट से पहले पता होगा कि इसकी प्राइस ऊपर जानी है। इसको हम कहते हैं इनसाइडर इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? तो इसलिए मना किया गया कि जो बंदा कंपनी का ऑडिट कर रहा है उसका कोई फाइनेंशियल स्टेक उस कंपनी में नहीं होना चाहिए। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? तो कहने का मतलब यह है कि भाई दो चीजें सीखी, यूजर बैंक हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकता है। अच्छा शेयर होल्डर ऑडिट कराने का किससे कहता है? इंडिपेंडेंट। और ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना क्यों लाजमी है? ताकि वो अश्योरेंस बिल्कुल, अच्छा अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो ये बात तो तय है कि वो अश्योरेंस सही नहीं देगा। यहां तक क्लैरिटी है? तो मैं खाली आपको ये चीज दिखा देता हूं, देखो ये देखो, शेयर होल्डर विल अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ऑपरेट द कंपनी, BOD will form the management and proper structure of the company and distribute the operations into डिपार्टमेंट। सेल्स का डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट वो रिकॉर्ड करता है, सेल्स का डिपार्टमेंट सेल्स रिकॉर्ड करता है, रिसीट का डिपार्टमेंट रिसीट रिकॉर्ड करता है, सब मिला के क्या बन जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन देखता है? CFO। CFO किसको प्रेजेंट करता है? बोर्ड को। पर वो बिफोर बोर्ड में लेके जाने से पहले क्या करवाएगा? किससे? तो वो क्या क्या ऑडिट करेगा? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू दी FS, सबको करेगा ना, क्योंकि यही तो होता है FS में। अब बताओ सुकून से, क्या मैंने अब तक ऑडिट करना सिखाया? पर ये बता दिया ऑडिट होता और क्यों है। क्यों का मतलब समझ आता है? आखिरी बार मेरी तसल्ली टू इनहांस, और उसको कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा? जब मैं एक चीज दूंगा, अश्योरेंस। और ऑडिटर जल्दी बताओ कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सही जी। अच्छा फरूक अजहर कह रहे हैं FS को ऑडिट CFO करवाता है। बिल्कुल CFO कराएगा, क्योंकि पूरा साल कौन चिपका हुआ होता है? CFO। एक और चीज सुनो, यहां पे एक अल्फाज लिखा हुआ है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। जब ऑडिट की बुक में दोज चार्ज विद गवर्नेंस का अल्फाज लिखा हुआ देखो तो उसका मतलब है डायरेक्टर्स। अब इसकी अंग्रेजी को तर्जुमा भी कर देता हूं, वो लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है गवर्नेंस की देखने की, वापस से वो लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है गवर्नेंस की, इसलिए इसका नाम रखा गया है दोज चार्ज विद गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
यानी आज के बाद जब भी हम TCWG की बात करेंगे, दोस्त शार्ट विद गवर्नेंस, उसका मतलब कौन है? डायरेक्टर। इनसे ऊपर कौन बैठे हुए? शेयर होल्डर। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, प्लीज़ सुनना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी ना, छोटी कंपनी, उसमें डायरेक्टर शेयर होल्डर ही होते हैं, उसमें पब्लिक नहीं होती, क्योंकि ऐसी बात है कंपनी छोटी है, उसमें जनरल आवाम का कोई स्टेक। तो क्या उस केस में ऑडिट होता है? यह होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि फिर ये पूरा साल तो नहीं बैठे हुए, ये तो साल में एक बार आएंगे आखिर बार, क्योंकि ये तो लिस्टेड कंपनी तो नहीं है। लिस्टेड कंपनी को साल में 4 बार मिलना होता है, इनको थोड़ी ना साल में 4, ये तो साल के आखिर में आएंगे, और जब साल के आखिर में आएंगे तो इनको FS ऑडिटेड मिलने चाहिए, अनऑडिटेड, ताकि ये बोलें चलो अब हम साइन कर रहे हैं, ओके एक्सेप्टेड है। अगर कोई मसला हुआ, प्लीज़ तुम लोग मुझे बताओगे, अगर कोई मसला हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, कौन बताएगा? किसको? सही बोल रही है, CFO को। और अगर CFO ने सही नहीं किया, ये बजा देंगे खुद, यस, ये खुद ही सही हो जाएंगे। अब एग्जांपल देता हूं, आप समझे लिस्टेड कंपनी, आपने गलती निकाल दी, आपने बोला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू गलत है, इन्वेंट्री की वैल्यू गलत है, खराब हुई हुई है, इन्होंने NRV लॉस रिकॉर्ड, ये सारी गलतियां लेके आप CFO के पास पहुंच गए। CFO कह रहा है जाओ, नहीं करता एडजस्टमेंट, क्या कर लोगे? मैंने कहा तुम्हारे पापा बैठे मैं ऊपर, उनको बताऊंगा। सुनना, प्लीज सुनना, वापस से, ये पूरा अप्रोच है, वाकई में लिटरली यही होता है। सुनना, मैं तुम्हें इतनी एग्जांपल्स दूंगा आगे जाके कि हमने अपने क्या क्या करवाया है। अभी मैंने 2 बिलियन का फ्रॉड पकड़ा हुआ है, विदाउट कोटिंग द नेम मैं तुम्हें बताऊंगा कहानी आगे। सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताऊंगा। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताया, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं यार शेयर होल्डर मेरे भी बजा देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ कर लो यार, नहीं करो। हमने बोला बाबू यहाँ पे भी गेम है, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। हमने कहा भाईजान अब हम किसको बताएंगे? AGM में बैठेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग में सब शेयर होल्डर्स को न्योता जाता है, सारे बैठेंगे, समोसा डालेंगे चाय में, जैसे ही वो बिस्किट को डाल रहा होगा बोलेंगे भाईजान 1 मिनट, यहाँ पे आपका 1-2 बिलियन का घपला है, वो चाय का डब्बा यूं फेंकेगा साइड में, बोले क्या हुआ भाई जल्दी बताओ क्या मसला है। हम बोलेंगे भाई ये जो डायरेक्टर्स बैठे हुए इसमें से ये बैठा हुआ था, उसने मुझे बोला कि मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, वो उसको उठा के छेदेंगे। हमने बोला इससे पहले CFO को बताया, सब फारिग होंगे एक साथ, क्योंकि पैसा किसका है? पहले बताओ गवर्नेंस का स्ट्रक्चर समझ आया? दैट्स व्हाई वी डू ऑडिट, ताकि यूजर का कॉन्फिडेंस क्या हो? एनहांस हो। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपको गन पॉइंट पे बोला जाए कि भाई साइन कर, तो आप विड्रॉ करेंगे ना, बोलेंगे मुझे साइन करना ही नहीं है, फेसबुक पे डाल देना एक बार भाई ये मुझे धमका रहे हैं और ये हो सकता है, तो वो वैसे ही मर जाएगा। खैर देखो कहानियां तो 10 हैं, पर कहने का मतलब ये है कि ये पूरा ऑडिट सिर्फ एक वजह से होता है, ताकि यूजर का कॉन्फिडेंस क्या हो जाए? एनहांस हो जाए। आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं। कल की क्लास अहम और इतनी मजे की इसलिए होगी क्योंकि मैं उसमें सिखाऊंगा रिस्क असेसमेंट, कि किसी भी इदारे में जाने से पहले आप ये पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मसला कहाँ कहाँ हो सकता है, एज इफ कि हम नजूमी हैं। कल बात करते हैं इस पर, सही है जी? सेम टाइम नहीं भाई, कल सुबह होगी, चलें जी, यानी दोपहर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कल बताता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।